नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश्वर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का मेरे लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि 10/5/2021 का करंट अफेयर्स है। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये अथॉरिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल 39A के अंतर्गत। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या बॉडीज हैं, इनके क्या-क्या फंक्शंस हैं, कौन इन्हें हेड करता है। सेकंड है हमारा जो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, संगानेरी गेट ऑफ जयपुर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये हिंदू में दिया गया था और कल्चर पे इसका आराम से क्वेश्चन प्रीलिम्स ये में या मेंस में बन सकता है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इकोनॉमी का टॉपिक है। ठीक है। फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है ग्रेट निकोबार प्लान। मतलब अभी अभी ये न्यूज आई है कि निकोबार में डेवलपमेंट किया जाएगा। अभी तक ये एक आइसोलेटेड रीजन हुआ करता था, मगर अब गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि इसमें भी हम पोर्ट्स का और बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे। फिफ्थ है हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से न्यूज़ में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस ट्रीटी 1967। इस पे मैंने डिस्कशन नहीं किया है लेकिन आप लोगों से बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रेप आईएएस का इनिशिएटिव बता देना चाहता हूँ कि 3 महीने का आपको फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। 17 मार्च को ये कोर्स जरूर स्टार्ट हुआ था लेकिन 20 जून तक एक्सटेंड हुआ है। ठीक है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो आपको फैकल्टी पढ़ा रही है उसको यूपीएससी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। या तो उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है या वो इंटरव्यू में भी अपीयर हुए हैं। इसके अलावा स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट आपका पूरा पूरा कवर किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 मॉक टेस्ट भी आपको इसमें दिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नालसा के साथ। और ये न्यूज में क्यों था, सबसे पहले हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अभी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जुडिशियल कस्टडी में एक पर्सन की डेथ हो जाने के बाद उसकी विडो और 2 माइनर डॉटर्स को कंपनसेशन देने का ऑर्डर किया है। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी खुद भी ये बात मानता है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है और जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके किन्स को और डिपेंडेंट्स को 3 लाख से 10 लाख के बीच में मुआवजा दिया जा सकता है। एज सच फ्रेंड्स ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके पीछे जो कारण है और जो अथॉरिटी है जिसने बात कही है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले नालसा देखते हैं कि नालसा क्या चीज है। नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। मतलब ये पावर ड्रॉ करता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से। और क्या काम होता है इसका? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या एम्पावर्ड नहीं हैं, तो वो कोर्ट कचहरी वकील ये सारे खर्चे नहीं उठा सकते। तो उन लोगों की मदद करने के लिए बेसिकली नालसा का कॉन्स्टिट्यूशन 1987 एक्ट के अंतर्गत किया गया था। ये एक अपना न्यूज़लेटर भी निकालता है जिसका नाम है न्यायदीप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका पैटर्न एंड चीफ होता है। मतलब इसको जो हेड करता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखते हैं दोस्तों इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट ऑर्गेनाइजेज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। लोक अदालत आप सभी को पता होगा कोर्ट्स में 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है जिसकी वजह से कोर्ट्स प्रॉपरली अपनी फंक्शन नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत स्कीम निकाली थी। इसके अंतर्गत क्या पॉसिबिलिटी ये है कि दो पार्टीज जो आपस में जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो एक जगह आ करके इंटरमीडियरी की हेल्प से अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके केस को वहीं की वहीं सॉर्ट आउट कर सकती है। मतलब उन्हें कोर्ट कचहरी जा करके हैरेस होने की जरूरत नहीं है।
तो नालसा का सबसे बड़ा फंक्शन है लोक अदालत को कॉन्स्टिट्यूट करना। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है पुअर और वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने केस को प्रॉपरली लड़ सके कोर्ट में, अगर इन केस लोक अदालत से भी सॉल्व नहीं होता और वो केस कोर्ट में जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नालसा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इस सेंस में। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या ये एक सेंट्रल बॉडी है या फिर इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बॉडीज होती हैं। स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का प्रोविजन किया गया है, जिसको हेड करता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का प्रोविजन किया गया है, जिसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, डिस्ट्रिक्ट जज एंड नॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A भी इसके बारे में बोलता है कि इट प्रोवाइड्स दैट फ्री लीगल एड शुड बी गिवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से 1987 एक्ट निकल करके आया और उस 1987 एक्ट में नालसा का प्रोविजन किया गया। ओके दोस्तों, आगे मूव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संगानेरी गेट ऑफ जयपुर। ये कल्चर में पूछा जा सकता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगानेरी गेट को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये गेट है कहाँ और इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जयपुर में है। जयपुर को वॉल्ड सिटी भी बोला जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन 1727 में स्टार्ट हुआ था अंडर द गाइडेंस एंड पेट्रोनेज ऑफ महाराजा जय सिंह। ठीक है, महाराजा जय सिंह का एक अच्छा विजन था कि जयपुर सिटी ऐसी हो जो सेफ एंड सिक्योर हो फॉरेन इन्वेजन से। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर फोर्टिफाई की वॉल्स को और 7 गेट्स बनाए, मतलब चारों तरफ से फोर्टिफाई कर दिया जयपुर को और उसमें 7 गेट्स लगा दिए। ये गेट्स 6 मीटर हाई हैं और 3 मीटर्स थिक होते हैं नॉर्मली। तो आइए देखते हैं ये 7 गेट्स कौन से हैं। देख सकते हैं मैप में, फर्स्ट गेट इज इन द नॉर्थ रीजन, सेकेंड गेट इज इन द ईस्ट रीजन, थर्ड गेट इज इन द वेस्ट रीजन एंड 4, 5, 6, 7 गेट्स आर इन द साउथ रीजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के 7 गेट्स लगाए गए। अब हम डिटेल में जानेंगे कि इन गेट्स की क्या खासियत है। सबसे पहला जो गेट है वो है सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट जो है ईस्टर्न एंड पे है और ये उगते सूरज की दिशा में बनाया गया है, इसलिए इसका नाम सूरजपोल है। इसकी दीवार पे आप अगर देखेंगे तो आपको 2 सूरज के चिन्ह भी दिखाई पड़ेंगे। दूसरा जो गेट है वो है चांद पोल। चांद पोल सूरज पोल गेट के डायगनली ऑपोजिट गेट है, इसका मतलब ये वेस्टर्न साइड में है। ठीक है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है कि इसके बगल में हनुमान जी का एक फेमस टेम्पल पाया जाता है। इसके अलावा 2 छोटे गेट्स भी इसके अगल बगल में पाए जाते हैं, मतलब ये एक बड़ा गेट हो गया, इसके बगल में 2 छोटे गेट्स भी होते हैं जिनको हम सेकेंडरी गेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ध्रुव पोल। ध्रुव पोल क्या है? ये दरवाजा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। इस दरवाजे को हम जोरावर सिंह दरवाजा भी बोलते हैं। खास बात इसकी ये है कि इट इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल गेट्स, मतलब सबसे चौड़ा गेट है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 6 फीट हाइट होती है और 3 फीट डेप्थ होती है। ठीक है, वाइडनेस वेरी करती है, कोई कम चौड़ा हो सकता है, कोई ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा चौड़ा दरवाजा होता है। अजमेरी गेट। अजमेरी गेट सदर्न साइड में, आपको मैप याद होगा, सदर्न साइड में 4 गेट्स हैं। उनमें सबसे पहला जो दरवाजा है वो है अजमेरी दरवाजा, उसको हम किशन पोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो गेट है वो है नया पोल। जैसा आप नाम से देख सकते हैं, नया मतलब न्यू।
इसको न्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे लास्ट में बनाया गया था, मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में। ओरिजिनली इसको प्लान नहीं किया गया था। ओरिजिनली स्मॉल दरवाजों को, छोटे दरवाजों को प्लान किया गया था, जिनको बाद में 20th सेंचुरी में रिप्लेस करके इसको नए पोल को बनाया गया। इसको हम चोर दरवाजा भी बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी होने पे राज परिवार या कोई और सदस्य यहां से भाग सकता था, इसलिए हम इसको चोर दरवाजा भी बोलते हैं। खास बात इसकी ये है कि यूरोपियन और मुगल आर्किटेक्चर का ब्लेंड है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ये दरवाजा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो दरवाजा है उसका नाम है संगानेरी गेट, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट में मेंशन था। संगानेरी गेट सदर्न पार्ट का थर्ड गेट है। इसको हम शिव पोल भी बोलते हैं। शिव पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक शिव मंदिर इसके बगल में सिचुएटेड है, और इस शिव मंदिर की खास बात यह है कि रॉयल फैमिली इस टेंपल में महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने आती थी। आखिरी जो दरवाजा है वो है घाट पोल, इसको हम राम पोल भी बोलते हैं। यह भी सदर्न साइड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। आप सभी ने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसने 2017 में इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था और एक कॉमन टैक्स आ गया था जिसको बोलते हैं जीएसटी। अब इस जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको एक एग्जांपल लेकर के अभी बताता हूं। मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं और आपने कोई आर्टिकल परचेज किया 1000 रुपए का, उसमें 18% जीएसटी लगा, तो वो बन गया 1180 रुपीज। ठीक है। अब ये आपने सामान जो लिया है किसी रिटेलर की शॉप से लिया होगा, उस रिटेलर ने किसी होलसेलर से वही सामान खरीदा होगा। तो देख लेते हैं उसने किस कॉस्ट पे खरीदा। उसने खरीदा था ये सामान 850 रुपीज में। ठीक है, सॉरी 825 रुपीज में, जिसमें से 700 रुपीज कॉस्ट था सामान का और 125 रुपए मतलब 125 रुपीज उसने जीएसटी का टैक्स पे कर दिया। ओके। जब भी होलसेलर से उसने सामान लिया तो उसको 825 रुपए दिए, जिसमें 700 रुपए उस सामान की कीमत थी और 125 रुपए जीएसटी थे। ठीक है। अब इस रिटेलर ने जब ये सामान कंज्यूमर को बेच दिया तो उसको 180 रुपए जीएसटी के मिले, ये 180 रुपीज, क्योंकि वो 125 रुपीज पहले ही जीएसटी में दे चुका है होलसेलर को, तो दोबारा से वो नहीं देगा। मतलब वो कितना देगा, 180 उसको रिसीव हुए थे, 125 वो दे चुका, 125 दे चुका है, तो बचे 55 रुपीज। इसका मतलब वो अब जो टैक्स फाइल करेगा जीएसटी का, वो सिर्फ 55 रुपए का फाइल करेगा। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, एक दो लाइन देख लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द टैक्स दैट अ बिजनेस पेज ऑन अ परचेज and that it can use to reduce its tax liability when it makes a sale। मतलब टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन आया है। दूसरा इसका रीजन ये है कि टैक्स ऑन टैक्स ना लग जाए, मतलब कैस्केडिंग टैक्स को रोकने के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज किया जाता है। मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता तो क्या होता, वो बंदा 180 रुपए मतलब 125 रुपए तो वो जीएसटी पे कर ही चुका है, प्लस वो 180 रुपए कंज्यूमर से ले करके फिर से जीएसटी पे कर रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट की जेब में 125 प्लस 180 रुपीज गए, इसको बोलेंगे हम टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं
इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए कंडीशंस क्या है? पहला, जीएसटी कंप्लायंट होना चाहिए। ठीक है, ये हम रिटेलर की बात कर रहे हैं, रिटेलर की, कंज्यूमर की नहीं। तो रिटेलर एंड सप्लायर, मतलब सप्लायर मतलब होलसेलर, रिटेलर और होलसेलर शुड बी जीएसटी कंप्लायंट। दूसरा, सप्लायर ने कोई कच्चा बिल ना दिया हो रिटेलर को, बल्कि एक जीएसटी वाला बिल दिया। आप मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि दो टाइप के बिल्स रखते हैं, कच्चा बिल और एक जीएसटी वाला बिल। तो प्रॉपर एक जीएसटी बिल होलसेलर ने रिटेलर को दिया हो, ये भी जरूरी है। तीसरी कंडीशन है कि होलसेलर ने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया हो, ये भी जरूरी है। चौथा, ऑल रिटर्न शुड हैव बीन फाइल्ड, रिटर्न भी फाइल करना जरूरी है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। कुछ बिजनेस इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले पाते, वो कौन से हैं चलिए देखते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम, ये भी एक जीएसटी की स्कीम है। कॉम्पोजिशन स्कीम जो भी बिजनेस ऑप्ट करते हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं ले सकते। इसके अलावा जिस गुड पे इनपुट जिस गुड पे जीएसटी नहीं लगता उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं लिया जा सकता। ओके दोस्तों, ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज इसको ध्यान से आप सुनिए। ग्रेट निकोबार प्लान, पहले देखते हैं ये है क्या चीज। नीति आयोग ने एक प्लान बनाया था, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसमें इसने वहां पर कार्गो, शिपमेंट डेवलप करने की बात कही थी, प्लस इनहैबिटेशन वहां की बढ़ाने का प्रपोजल रखा था। इसका मतलब यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज हम स्टार्ट कर देंगे। आप सभी को शायद पता होगा कि ग्रेट निकोबार में एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, कोई भी आम आदमी वहां नहीं जा सकता सिवाय मिलिट्री के। इसको एक स्ट्रैटेजिक रीजन भी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नीति आयोग ने डेवलपमेंट लाने का मन बना लिया। इसके लिए इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी 126 पेज की, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार बोलते हैं, जिसको ग्रीन पैनल ने मंजूरी दे दी। ठीक है, इस ग्रीन पैनल में 15 मेंबर आते हैं, हेडेड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी चेयरपर्सन दीपक आप्टे। ठीक है, प्रपोजल क्या है वो देख लेते हैं। प्रपोजल एनविसाजेस 6.5 लाख पीपल को यहाँ पर लाया जाएगा, तब यहाँ बसाने का है, 6.5 लाख लोगों को यहाँ बसाया जाएगा। आपको पता है इस समय करंट पॉपुलेशन कितनी है ग्रेट निकोबार की? इज ओनली 8,500। तो एक बहुत बड़ा प्रपोजल है ये। ठीक है, किसी अच्छी चीज के साथ बुरी चीजें भी आती हैं। कंसर्न क्या है कि ये यहाँ पर बहुत सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो कि प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, यहाँ अभी तक किसी का इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। तो क्या ये फॉरेस्ट नहीं काटे जाएंगे? अगर काटे जाते हैं तो क्या क्या स्पीशीज का लॉस होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर कंसर्न्स हैं। तो बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि क्या होगा जायंट लेदर बैक टर्टल का, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरीन टर्टल स्पीशी है, क्योंकि ये इसी रीजन में पाया जाता है। अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इस स्पीशी का क्या होगा? तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और दूसरा है हमारा जायंट लेदरबैक टर्टल। ठीक है दोस्तों, जायंट लेदरबैक टर्टल, आइए देखते हैं इसके बारे में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी was founded in 15 सितंबर 1883, मतलब आजादी से पहले ही इसका गठन हो गया था। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको याद रखना है, इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च।
इसका जो पार्टनर है उसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तमगा दिया हुआ है। BNHS का लोगो है ग्रेट हॉर्नबिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट ये पब्लिश करती है उसका नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और इसमें ये बताते हैं कि कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है बर्ड्स का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो बता रहा था मैं आपको, जायंट लेदर बैक टर्टल। क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये जान लेते हैं। बिकॉज इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 के एक्ट में शेड्यूल 1 में इसका मेंशन है। इसका मतलब इट हैज गॉट द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है। दूसरी चीज, ये इंडियन ओशन में सिर्फ 3 जगह पे पाया जाता है, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी इसकी 3 जगहें हैं जहां ये पाया जाता है, 2 इन लिटिल अंडमान एंड 1 इन गलाथिया बे ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार में एक जगह है गलाथिया बे जहां ये पाया जाता है। ये गलाथिया जो है इसको नेशनल पार्क बना दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं इस मैप में गलाथिया, तो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज गलाथिया बे। गलाथिया नेशनल पार्क आपका यही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है कैम्बल नेशनल पार्क। तो ये जो रीजन है ये है आपका कैम्बल नेशनल पार्क। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में है, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स ऑन द प्लैनेट। 7 स्पीशीज होती हैं सी टर्टल्स की, उसमें सबसे बड़ी स्पीशी है ये। ठीक है। एक अच्छी बात इसके संग ये है कि ये सिर्फ इंडिया और इंडियन ओशन में नहीं पाई जाती, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, सिवाय आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल कोविड-19 की वैक्सीनेशन की बात हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है कह रही है कुछ लोग इसमें पे करेंगे और कुछ लोग फ्री कर अवेल कर सकते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है आपका 1997 में प्रॉपरली लॉन्च हुआ था। अभी मैं इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करूंगा, लेकिन 1997 में मोटा मोटा इट वाज लॉन्च्ड। इसका टारगेट क्या है? इट प्रोवाइड्स फ्री वैक्सीन फॉर 12 डिजीजेस। 12 डिजीजेस को कवर करती है इसकी वैक्सीनेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डिजीजेस ये कवर करती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस, निमोनिया, मिजल्स, रूबेला, जापानीज इंसेफ्लाइटिस और रोटा वायरस। ये 12 डिजीजेस को ये वैक्सीन कवर करती है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कवर्ड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एक बहुत अच्छी खबर है जो आप लोगों को पता हो सकती है कि पोलियो 2014 में इरेडिकेट हो गया था इंडिया। वी हैव अचीव दैट टारगेट, इरेडिकेटिंग द पोलियो फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा 2015 में नियोनेटल टेटनस को भी एलिमिनेट करने में हम कामयाब हो गए। ठीक है दोस्तों, कुछ हिस्ट्री जानते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सबसे पहली बार कंसीव किया गया था 1978 में। उसके बाद इसको चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया। 1997 में इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नेशनल रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में मर्ज कर दिया गया और यहीं से स्टार्ट हुआ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम के अंडर आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है।
अब एक टर्म आता है इंद्रधनुष। इसका क्या रिलेशन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? देखिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक टारगेट है, ठीक है? हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम 12 डिजीज को इराडिकेट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? थ्रू मिशंस। हम मिशन मोड में इम्यूनाइजेशन करेंगे। हम टारगेट्स फाइंड आउट करेंगे कि कौन से टारगेट बेनिफिशियरीज हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा डिजीजेस हैं, किसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, ठीक है? ये सारी चीजें। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? इसका टारगेट था 2020 तक 90% लोगों को कवर करना, ठीक है? स्पेशली जो बच्चे 2 साल से नीचे के हैं उनको कवर करना और प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करना, ये इसके इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे। 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया था। अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन के अलावा अवेयरनेस जनरेशन मतलब मास मीडिया और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ मिशन इंद्रधनुष। मतलब वैक्सीनेशन के अलावा मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और हम मीडिया मैनेजमेंट भी करेंगे, मतलब एडवर्टाइज भी करेंगे, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है? इसके 4 फेजेस थे, 2014 से शुरू होकर 2017 तक। दीज 4 फेजेस वर कंप्लीटेड। लेकिन इसके बाद भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम निकाला या मिशन निकाला, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। ये कुछ नहीं है, मिशन इंद्रधनुष है, लेकिन उसी का रिवैम्प वर्जन। ये 2018 में लॉन्च हुआ था और इसका टारगेट है फरवरी 2020 से 21 तक चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करना, ओके? एक क्वेश्चन 2016 प्रीलिम्स में पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू व्हाट? ऑप्शंस देखते हैं। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज। मिशन इंद्रधनुष किसके बारे में था? इन चारों में से किसके बारे में? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज, या फिर इंडियाज ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स, या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी? तो आंसर है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। दैट इज द आंसर इज ए। ओके दोस्तों, तो इस तरीके का और भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको डिटेल्स दी कि व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, तो 1997 इट वाज लॉन्च्ड, ओके? और इसमें कौन कौन सी डिजीजेस कवर होती हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके? इसमें ये भी पूछा जा सकता है, मिशन इंद्रधनुष इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, आखिरी एक स्लाइड है मेरी। इनमें से कौन सी ट्रीटी या प्रपोजल फोर्स में आ चुका है? आपको पता है चाइना ने अभी अभी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसके लिए लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया था। उस लॉन्च व्हीकल के बारे में कहा जा रहा था कि वो जहां भी गिरेगा वहां पर डिवास्टेशन आएगा। लकीली वो इंडियन ओशन में गिर गया और कोई डिवास्टेशन नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में है कि आउटर स्पेस एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए कई सारे प्रपोजल्स हैं, ये सारे प्रपोजल्स हैं उसके बारे में। इनमें से कौन सा प्रपोजल एक्चुअली में फोर्स में आ चुका है, ठीक है? बाकी प्रपोजल सिर्फ प्रपोजल्स हैं, मतलब अभी सिर्फ टेबल पे हैं, वो फोर्स में नहीं आया हुआ। तो कौन सा ऐसा प्रपोजल है जो फोर्स में आ चुका है? आपको इस चीज का आंसर देना है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वेटिंग फॉर द प्रीवियस लेक्चर आंसर। जैसा कि मैं हमेशा आपको लास्ट में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज देता हूं, तो मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ट्रिप्स अग्रीमेंट, जो कि काफी स्ट्रिंजेंट अग्रीमेंट है, उसको
रिलैक्स करने के लिए किन्हीं 2 कंट्रीज ने WTO में पिटीशन डाला था। वो 2 कंट्रीज कौन से थे? तो आंसर है इंडिया और साउथ अफ्रीका। काफ़ी लोगों ने इसके सही आंसर दिए हैं। आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। किसी ने इसका आंसर इंडिया एंड श्रीलंका दिया था, व्हिच इज़ अ रॉन्ग आंसर। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू। थैंक यू सो मच।